यूपी गन कल्चर की वर्तमान दशा। ऐसी कौन सी याचिका हाईकोर्ट में लगी जिससे बाहुबलियों के गन कल्चर की पूरी कुंडली खोल दी। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के गन कल्चर की। आपको बता दें कि यूपी के बाहुबलियों का गन कल्चर उनकी ताकत, राजनीतिक रसूख और आतंक का प्रतीक रहा है। दोस्तों, 80 के दशक में पूर्वांचल, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर से शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल आम जनता में खौफ पैदा करने और सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया गया। प्रदेश में दबंगई और रसूख को लेकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह और राजा भैया जैसे नेताओं का उदय मुख्य रूप से बाहुबल और हथियारों के दम पर ही हुआ। वहीं दूसरी ओर लाइसेंस की राजनीति में इन बाहुबलियों ने आत्मरक्षा यानी थ्रेट परसेप्शन की आड़ में न केवल अपने लिए बल्कि अपने गुर्गों और परिजनों के नाम पर भी कई हथियारों के लाइसेंस हासिल किए। इसके साथ हथियारों का प्रदर्शन में अवैध देसी तमंचों, कट्टा से लेकर विदेशी असलहाओं और राइफलों का सरेआम प्रदर्शन इनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा रहा, जो धीरे धीरे एक स्टेटस सिंबल बन गया। यूपी में बढ़ते गन कल्चर का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह जैसे प्रभावशाली नामों के हथियारों के लाइसेंस, उनके आपराधिक इतिहास और प्राप्त सरकारी सुरक्षा का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार से तलब किया। चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। यूपी सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में खुलासा हुआ है कि राज्य में 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें से हजारों लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उन्हें हथियार रखने की अनुमति दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा पैदा करता है, जिसके बाद से यूपी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गैर कानूनी हथियारों की धरपकड़ और लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है, लेकिन एक ऐसा प्रदेश भी है जहां दशकों तक सत्ता के गलियारों में सिर्फ भाषण नहीं गूंजे बल्कि बंदूकों की धमक भी सुनाई देती रही। दोस्तों, पूर्वांचल की गलियों से लेकर राजधानी के वीआईपी इलाकों तक हथियार सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं रहे, वे पहचान बने, रुतबा बने और कई मामलों में राजनीतिक ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन भी। एक समय ऐसा आया जब किसी नेता की लोकप्रियता उसके विकास कार्यों से कम और उसके काफिले में चल रहे हथियार बंद गाड़ियों से ज़्यादा मापी जाने लगी। थ्रेट परसेप्शन यानी खतरों के आशंका के नाम पर लाइसेंस, फिर समर्थकों के हाथों में असलहे और उसके बाद शुरू हुआ वह दौर जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन कल्चर कहा गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने शुरू कर दी। अदालत ने सवाल किया कि आखिर किन लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिए गए, किन आधारों पर दिए गए और क्या अपराध व राजनीति के गठजोड़ ने लाइसेंस व्यवस्था को प्रभावित किया है। आज हम यूपी में इस गन कल्चर की जड़ें कितनी गहरी हैं और क्या उत्तर प्रदेश अब उसके निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वह दौर था जब लाइसेंसी रिवॉल्वर सिर्फ आत्मरक्षा की साधन नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक ताकत और मनोवैज्ञानिक आतंक का प्रतीक बन चुकी थी। पूर्वांचल के गांवों से लेकर राजधानी लखनऊ तक कई ऐसे नाम उभरे जिन्होंने राजनीतिक और अपराध की रेखाओं को धुंधला कर दिया। किसी के पास दर्जनों गाड़ियां थी, किसी के पास हजारों समर्थक, लेकिन असली ताकत उस हथियार में दिखाई जाती थी जो कंधे पर टंगा होता था या काफिलों में खुलेआम लहराया जाता था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर एक याचिका ने इस पूरे गन कल्चर की परतें खोलनी शुरू कर दी। ऐसी कौन सी याचिका लगी, कोर्ट ने किन नामों पर सवाल उठाए, कैसे थ्रेट परसेप्शन यानी खतरे की आशंका के नाम पर हथियारों का जाल तैयार हुआ और क्या उत्तर प्रदेश का गन कल्चर अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे गन कल्चर का इतिहास, उसकी राजनीतिक, उसकी सामाजिक मानसिकता, कानूनी ढांचा और वह वर्तमान बदलाव जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल गन कल्चर आखिर है क्या।
गन कल्चर यह सिर्फ हथियार रखने की प्रवृत्ति नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक प्रतीक है, एक संदेश है। और यह संदेश यह होता है, मेरे पास शक्ति है और मैं इसका प्रदर्शन कर सकता हूँ। भारत के सामान्य नागरिकों के लिए हथियार रखने का अधिकार अमेरिका जैसे संवैधानिक अधिकार नहीं है। यहाँ हथियार लाइसेंस आधारित व्यवस्था के तहत मिलते हैं, यानी सरकार तय करती है कि कौन हथियार रख सकता है, कितने हथियार रख सकता है और किन परिस्थितियों में रख सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में यह व्यवस्था धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों के हाथों में शक्ति प्रदर्शन का साधन बन गई। बंदूक सिर्फ सुरक्षा का माध्यम नहीं रही, बल्कि राजनीतिक पहचान बन गई। गाँव में एक समय ऐसा था जब किसी दबंग के दरवाजे पर खड़ी बंदूकधारी टोली ही उसकी असली राजनीतिक पोस्टर होती थी। जिसके पास ज़्यादा हथियार, जिसके साथ ज़्यादा शूटर, उसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। यही वह सामाजिक वातावरण था जहां गन कल्चर ने जन्म लिया। 80 और 90 के दशक का पूर्वांचल। दोस्तों, अपराध और राजनीति का गठजोड़। अगर उत्तर प्रदेश में गन कल्चर की जड़ों को समझना है तो हमें 1980 और 1990 के दशक के पूर्वांचल की तरफ देखना होगा। गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, इन जिलों में उस समय सिर्फ चुनाव नहीं होते थे, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती थी। ठेकेदारी, कोयला कारोबार, रेलवे स्क्रैप, भूमि कब्जा, सरकारी निर्माण, शराब कारोबार, हर जगह ताकत की ज़रूरत थी। और जहां ताकत की ज़रूरत होती है वहां हथियार प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे अपराधियों ने यह समझ लिया कि अगर राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो न सिर्फ पुलिस दबाव कम होगा, बल्कि वैधता भी मिल जाएगी। यहीं से अपराध और राजनीति का गठबंधन शुरू हुआ। कई बाहुबली नेता पहले अपराध की दुनिया से आए, फिर पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत और आखिरकार विधानसभा व संसद तक पहुंच गए। उनकी लोकप्रियता का आधार विकास नहीं, बल्कि भय और संरक्षण था। लोग उनसे डरते भी थे और कई बार सुरक्षा के लिए उन्हीं पर निर्भर भी रहते थे। यानी राज्य की संस्थाओं पर भरोसा कमज़ोर पड़ा और व्यक्ति आधारित शक्ति संरचना मजबूत हुई। बाहुबली राजनीति का उदय हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे नाम उभरे जिनकी पहचान चुनावी भाषणों से ज़्यादा उनके काफिलों और हथियारबंद समर्थकों से बनी। किसी के पास सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, किसी के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा घेरे और किसी के समर्थक खुलेआम हथियारों पर प्रदर्शन करते दिखाई देते थे। यह सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं थी, यह शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था। राजनीति में संदेश साफ था, जो जितना ताकतवर दिखाई देगा उसकी पकड़ उतनी मजबूत मानी जाएगी। यहीं से लाइसेंसी हथियारों की राजनीति शुरू हुई। कई प्रभावशाली लोगों ने खतरे का हवाला देकर हथियारों के लाइसेंस हासिल किए। फिर धीरे धीरे उनके रिश्तेदार, करीबी, सहयोगी, ड्राइवर, गार्ड और संगठन से जुड़े लोग भी लाइसेंस लेने लगे। एक समय ऐसा आया जब कुछ इलाकों में लाइसेंसी हथियारों की संख्या सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना बन गई। शादी ब्याह में फायरिंग, जुलूसों में हथियार, चुनाव प्रचार में हथियारबंद समर्थक, यह सब धीरे धीरे सामान्य दृश्य बन गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इतने हथियारों के लाइसेंस मिले कैसे? यही प्रवेश होता है एक महत्वपूर्ण शब्द का, थ्रेट परसेप्शन, यानी खतरे की आशंका। भारत में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि उसकी जान को खतरा है या उसे आत्मरक्षा की विशेष ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हर प्रभावशाली व्यक्ति वास्तव में इतने खतरे में था, या फिर खतरे की अवधारणा का इस्तेमाल प्रभाव और रसूख के विस्तार के लिए किया गया? कई मामलों में यह आरोप लगे कि राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों को आसानी से लाइसेंस मिल जाते हैं, जबकि आम नागरिक वर्षों तक चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में आपराधिक मुकदमे झेल रहे लोगों को भी लाइसेंस जारी होने के आरोप सामने आए हैं। यानी जिन व्यक्ति पर हिंसा के आरोप हों उसी को हथियार रखने की कानूनी अनुमति मिल जाए तो यह व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसी बिंदु पर हाई कोर्ट की चिंता शुरू होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी वह याचिका अब बात उस महत्वपूर्ण मोड़ की है जिसने पूरे गन कल्चर पर कानूनी बहस छेड़ दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें सवाल उठाया गया कि उत्तर प्रदेश में किन लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं और क्या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की पर्याप्त जांच हुई है। याचिका का मूल उद्देश्य सिर्फ लाइसेंस रद्द कराना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाना था।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया क्योंकि यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों का मामला नहीं था। यह कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के चरित्र का प्रश्न था। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि लोगों के पास हथियार है, किस आधार पर लाइसेंस जारी हुए हैं, क्या उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्या उन्हें सरकारी सुरक्षा भी मिली हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हथियार रखने का औचित्य वास्तव में मौजूद है। बड़े नामों पर भी सवाल। जब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई क्योंकि जांच की परिधि में कई प्रभावशाली नाम आए, ऐसे नेता जिनकी छवि लंबे समय से बाहुबली राजनीति से जुड़ी रही। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि इन प्रभावशाली व्यक्तियों को कितने हथियारों के लाइसेंस मिले, उनका आपराधिक इतिहास क्या है और उन्हें सरकारी सुरक्षा क्यों प्रदान की गई। यह मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि पहली बार अदालत ने व्यापक दृष्टिकोण से गन कल्चर को सामाजिक समस्या के रूप में देखा, सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा पैदा करता है। यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि अदालत ने मुद्दे को केवल कानून के उल्लंघन तक सीमित नहीं रखा बल्कि सामाजिक प्रभावों को भी केंद्र में रखा। दोस्तों, यूपी के चौंकाने वाले आंकड़े। जब राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। राज्य में लाखों की संख्या में सशस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की बताई गई जिन पर विभिन्न प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अब यहाँ एक बेहद गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं तो क्या उसे हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। कानून कहता है कि हर मामला तथ्यों के आधार पर देखा जाएगा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह बहस लगातार तेज हुई कि क्या राजनीतिक प्रभाव जांच प्रक्रिया को प्रभावित करता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में लाइसेंस व्यवस्था लंबे समय तक प्रशासनिक विवेक पर आधारित रही, यानी अंतिम निर्णय कई बार स्थानीय प्रशासन की राय पर निर्भर करता था, और जहां राजनीतिक दबाव या सामाजिक प्रभाव हो वहां निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि गन कल्चर सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक का विषय भी क्यों है। जब कोई व्यक्ति खुलेआम हथियार लेकर चलता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा नहीं होता, वह एक संदेश देता है, मेरे पास शक्ति है। यह शक्ति दो तरह से काम करती है। पहला, वास्तविक हिंसा की संभावना, दूसरा मनोवैज्ञानिक दबाव। कई बार गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ हथियार का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। गांव और छोटे शहरों में यह मानसिक प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि वहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा अक्सर भय से जुड़ जाती है। लोग कहते हैं उनसे मत उलझना, उनके पास लोग भी हैं और हथियार भी है, यानी कानून का डर कम, व्यक्ति का डर ज़्यादा। यह स्थिति लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरनाक मानी जाती है क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक को कानून पर भरोसा होना चाहिए, न कि किसी दबंग की निजी शक्ति पर। बड़े हथियार, खुलेआम फायरिंग, काफिले और भय पैदा करने वाली छवि धीरे धीरे यह मनोरंजन का हिस्सा बन गई। कुछ क्षेत्रों में लोकगीतों, सोशल मीडिया वीडियो में भी हथियारों का प्रदर्शन प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया। युवाओं के बीच यह धारणा बनने लगी कि हथियार रुतबा बढ़ाते हैं। यही कारण है कि सरकारें अब सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन वाले वीडियो के खिलाफ भी कार्रवाई करने लगी है, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मानसिकता का प्रसार है। पहले हथियार का प्रदर्शन गांव के चौपालों तक सीमित था, अब यह इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट तक पहुंच चुका है। आज कई युवा लाइसेंसी या अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। बैकग्राउंड में तेज संगीत, हाथ में पिस्टल और कैप्शन, नाम ही काफ़ी है। यह डिजिटल गन कल्चर है। समस्या सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं है बल्कि हिंसक प्रतीकों के सामान्यीकरण की है। जब किशोर और युवा लगातार ऐसी सामग्री देखते हैं तो उनके मन में शक्ति और सम्मान की परिभाषा विकृत होने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि समाज में प्रभाव जमाने के लिए हथियार जरूरी है। यही वह बिंदु है जहां समाजशास्त्री चेतावनी देते हैं कि गन कल्चर सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अवैध हथियारों का नेटवर्क। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई बार लाइसेंसी हथियार सिर्फ प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं, जबकि वास्तविक आपराधिक घटनाओं में अवैध हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी गन कल्चर का एक चेहरा वैध और दूसरा पूरी तरह अवैध। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस समय समय पर अवैध हथियार फैक्ट्रियों पर छापे करती रहती है। छोटे कमरों, खेतों के किनारे बने ठिकानों और कबाड़ की दुकानों की आड़ में तमंचे और देसी पिस्टल तैयार किए जाते रहे हैं।
सबसे खतरनाक बात यह रही है कि इन हथियारों को हासिल करना कई बार बेहद आसान था। कुछ हज़ार रुपये में कट्टा, थोड़े ज़्यादा पैसों में पिस्टल और फिर वही हथियार स्थानीय गैंग, बदमाशों और चुनावी हिंसा तक पहुंच जाते थे। विशेषज्ञ बताते हैं कि अवैध हथियारों का नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था भी बन जाता है। इसमें निर्माण करने वाले, सप्लाई करने वाले, खरीदार और संरक्षण देने वाले लोग शामिल होते हैं। यानी यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं रहता बल्कि पूरा नेटवर्क बन जाता है। और जब राजनीतिक अपराध और स्थानीय प्रभाव आपस में जुड़ जाएं, तब यह नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कई मामलों में पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध हथियार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बनते बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी तस्करी के जरिए पहुंचते हैं। सीमावर्ती जिलों और हाईवे नेटवर्क ने इस सप्लाई चेन को और आसान बनाया है। यही कारण है कि सरकारें अब केवल अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं बल्कि हथियार सप्लायर नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है, क्योंकि जब तक हथियार आसानी से उपलब्ध रहेंगे तब तक गन कल्चर की जड़ें पूरी तरह खत्म करना बेहद मुश्किल होगा। आखिर में सवाल सिर्फ बंदूक का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जहां डर को ताकत और हथियार को समान समझ लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गन कल्चर हमें यह बताता है कि जब राजनीतिक अपराध और सामाजिक प्रभाव एक दूसरे में घुलने लगते हैं तब कानून की जगह व्यक्ति विशेष की ताकत हावी होने लगती है। लेकिन अब तस्वीर बदलने की कोशिश दिखाई दे रही है। अदालतें सवाल पूछ रही हैं, प्रशासन जवाब मांग रहा है और समाज भी धीरे धीरे यह समझने लगा है कि भय से पैदा हुई सत्ता ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी यह याचिका सिर्फ कुछ लाइसेंसों की जांच नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था की पड़ताल है जहां बंदूक कभी रुतबे का प्रतीक बना दी गई थी। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में राजनीति का केंद्र बाहुबल से सुशासन की तरफ शिफ्ट होगा या गन कल्चर सिर्फ अपना चेहरा बदलकर नए रूप में सामने आएगा। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत ट्रिगर दबाने वाली उंगली में नहीं बल्कि संविधान पर भरोसा रखने वाले नागरिकों में होती है। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिले नए राजनीतिक विमर्श के साथ। नमस्कार।